आज हम डीएनए में सबसे पहले सोशल मीडिया कंपनियों और सरकार के बीच छिड़े युद्ध का विश्लेषण करेंगे। आपको ये बताएंगे, समझाएंगे कि ये देश इन टेक्नोलॉजी कंपनी के हिसाब से चलेगा या भारत के संविधान के अनुरूप चलेगा। भारत पर अंग्रेजों ने 190 वर्षों तक शासन किया था और इस शासन के लिए अंग्रेजों की ईस्ट इंडिया कंपनी ने 100 वर्षों तक भारत में ही रहकर इंतजार भी किया। वैसे कहने के लिए तो ईस्ट इंडिया कंपनी एक व्यापारिक कंपनी थी, लेकिन उसके पास 2.5 लाख सैनिकों की एक फौज थी। सोचिए, भारत में व्यापार करने के लिए आई इस कंपनी के पास अपनी इतनी बड़ी सेना थी। कंपनी के पास अपनी सेना, समझ रहे हैं आप। उस समय इस सेना ने ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत में विस्तार संभव किया। जहां यह कंपनी व्यापार कर पाती थी वहां युद्ध नहीं होता था, और जहां व्यापार नहीं कर पाती थी वहां सेना की मदद से व्यापार को संभव बनाया जाता था। इस तरह धीरे धीरे इस कंपनी ने भारत पर अपने शासन को सुनिश्चित किया और 190 वर्षों तक भारत को अपना गुलाम बनाकर रखा ईस्ट इंडिया कंपनी ने। और आज भी कुछ ऐसा ही हो रहा है। आज बड़ी सोशल मीडिया कंपनियां कहने के लिए तो भारत में व्यापार कर रही हैं, लेकिन ये कंपनियां खुद को हमारे देश के कानून और संविधान से ऊपर मानती हैं। आप चाहे तो इन कंपनियों को नए जमाने की ईस्ट इंडिया कंपनी कह सकते हैं। देखिए, इस समय बड़ी टेक्नोलॉजी कंपनियों और सरकार के बीच टकराव की स्थिति बनी हुई है। नए नियमों को लेकर व्हाट्सएप ने भारत सरकार के खिलाफ दिल्ली हाई कोर्ट में मुकदमा दर्ज करा दिया है। फेसबुक ने इन नियमों को 90 दिनों के बाद भी लागू नहीं किया है, और ट्विटर कंपनी भारत सरकार को बता रही है कि अभिव्यक्ति की आजादी क्या होती है। सोचिए, पहले तो ये विदेशी कंपनियां भारत में व्यापार करने के लिए आई, फिर इन्होंने भारत में बड़ा बिजनेस मॉडल खड़ा कर लिया, यूजर की संख्या करोड़ों में कर ली, और आज ये इतनी बड़ी हो गई हैं कि इंडिया को लेक्चर दे रही हैं। ये भारतीय संविधान के अनुरूप चलने वाली शासन व्यवस्था को चुनौती दे रही हैं। इसलिए आज हम इन कंपनियों के चरित्र का विश्लेषण आपके लिए करेंगे और आपको इन कंपनियों के डबल स्टैंडर्ड्स के बारे में भी बताएंगे। सबसे पहले आपको यह बताते हैं कि यह पूरा विवाद दरअसल है क्या। देखिए, इस पूरे विवाद की जड़ में 25 फरवरी को भारत सरकार द्वारा बनाए गए नए नियम है, न्यू आईटी रूल्स। सरकार के मुताबिक ये नए नियम इन सोशल मीडिया कंपनियों को 3 महीने में लागू करने थे, लेकिन 25 मई की तारीख का सरकार द्वारा दी गई ये जो तारीख थी, डेडलाइन थी, वो खत्म हो गई। अब जब इन कंपनियों को लगा कि सरकार का आदेश नहीं मानने से इनकी दुकानें भारत में बंद हो जाएंगी, तो इन कंपनियों ने दूसरा रास्ता चुना। व्हाट्सएप ने दिल्ली हाई कोर्ट में भारत सरकार के खिलाफ ही मुकदमा दाखिल कर दिया है। इसमें व्हाट्सएप ने भारत सरकार द्वारा दी गई यूजर ट्रेसेबिलिटी की मांग को असंवैधानिक बताया है और दलील दी कि नए नियमों को अगर व्हाट्सएप ने लागू कर दिया तो इससे उसके यूजर्स की प्राइवेसी खत्म हो जाएगी, निजता खत्म हो जाएगी, और सरकार द्वारा लोगों की जासूसी का खतरा बढ़ जाएगा। यह सब बातें व्हाट्सएप की तरफ से कही गई हैं, क्योंकि व्हाट्सएप को पता था कि उसने नए नियमों को लागू नहीं किया है और इससे उसकी दुकान बंद हो सकती है। हालांकि व्हाट्सएप की पेरेंट कंपनी फेसबुक ने कार्रवाई से बचने के लिए दूसरा रास्ता अपनाया। फेसबुक ने कहा कि वो कुछ पॉइंट्स पर सरकार से चर्चा करना चाहती है और इस चर्चा के बाद ही नए नियमों पर कोई निर्णय लिया जाएगा। और कुछ ऐसा ही ट्विटर ने भी किया। आज ट्विटर ने भारत सरकार की तरफ से भी एक जवाब आया है, ट्विटर को भारत सरकार की तरफ से भी, जिसमें ट्विटर के दोहरे मापदंडों के बारे में सरकार ने सिलसिलेवार तरीके से जानकारी दी है। आज हम आपको इसके बारे में भी बताएंगे, लेकिन पहले आपको उन नए नियमों के बारे में जानना चाहिए, वो हम बताते हैं जिन पर इन कंपनियों ने 3 महीने के बाद भी कोई ठोस कदम नहीं उठाया है क्या, समझिए। इनमें सबसे महत्वपूर्ण है सोशल मीडिया यूजर्स की शिकायतों के लिए एक सिस्टम बनाना और 3 नए अधिकारियों की नियुक्ति करना। सबसे पहला पद है चीफ कंप्लायंस ऑफिसर का। सरकार ने 25 फरवरी को कहा था कि इन कंपनियों की तरफ से इस पद पर जिस अधिकारी की नियुक्ति होगी
वो ये सुनिश्चित करेगा कि लोगों की शिकायतों पर कानून के तहत ही कदम उठाए जाएं। और ये ऑफिसर सबसे इंपॉर्टेंट भारत में रहकर ही काम कर सकेगा। दूसरा पद है नोडल कॉन्टैक्ट ऑफिसर का। इस पद पर इन कंपनियों को ऐसे अधिकारी की नियुक्ति करनी थी जो भारत की जांच एजेंसियों और मंत्रालयों के संपर्क में रहता। तीसरा पद है ग्रीवियंस ऑफिसर का। इस पद पर नियुक्त होने वाले अधिकारी की जिम्मेदारी थी कि 24 घंटे के अंदर अंदर शिकायतों पर एक्शन लिया जाए और 15 दिनों के अंदर शिकायत का निवारण किया जाए। ये 3 अधिकारियों की नियुक्ति करनी थी सोशल मीडिया कंपनियों को। यानी कि नए नियमों के तहत सोशल मीडिया कंपनियों को ये 3 नए पद बनाने थे और अधिकारियों की नियुक्ति करनी थी। लेकिन फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, सिग्नल और स्नैपचैट जैसी तमाम कंपनियों ने इस पर कोई ठोस कदम नहीं उठाया। केवल भारतीय सोशल मीडिया कंपनी कू ने ही इन अधिकारियों की नियुक्ति की, जिसके 60 लाख यूजर्स हैं। 25 फरवरी के इस आदेश में इन कंपनियों से यह भी कहा गया था कि अगर कोर्ट या सरकार द्वारा इन कंपनियों को इनके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से कोई कंटेंट हटाने का निर्देश मिलता है तो हटाना होगा। 36 घंटे के अंदर अंदर उसका पालन इन कंपनियों को करना होगा। लेकिन इस पर भी इन कंपनियों ने सहमति नहीं दी। और इस आदेश में एक महत्वपूर्ण निर्देश इन कंपनियों के लिए यह था कि उन्हें यूजर ट्रेसेबिलिटी को सरकार और जांच एजेंसियों के लिए उपलब्ध कराना होगा। यूजर ट्रेसेबिलिटी को आप ऐसे समझिए कि किसी व्यक्ति ने कोई खतरनाक जानकारी इन प्लेटफॉर्म पर शेयर की और फिर वो जानकारी कई यूजर्स के बीच फैल गई, वायरल हो गई। तो इन कंपनियों को यह बताना होगा कि वो पहला व्यक्ति कौन था जिसने इस जानकारी को इनके प्लेटफॉर्म पर डाला था, ओरिजिनेट कहां से हुआ वो। लेकिन इसी यूजर ट्रेसेबिलिटी को लेकर सरकार और व्हाट्सएप के बीच टकराव की स्थिति बन गई है। व्हाट्सएप का पक्ष हम आपको 5 पॉइंट्स में बताते हैं, फिर हम इन पॉइंट्स की सच्चाई आपको बताएंगे। व्हाट्सएप का पक्ष जानिए। पहला पॉइंट, हाईकोर्ट में व्हाट्सएप द्वारा भारत सरकार पर किया गया मुकदमा दरअसल वर्ष 2017 में आए सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले पर आधारित है। इस फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने निजता के अधिकार को, राइट टू प्राइवेसी को, निजता के अधिकार को नागरिकों का मौलिक अधिकार माना था, फंडामेंटल राइट माना था। व्हाट्सएप ने इस फैसले को अपने केस का आधार बनाया है। लेकिन व्हाट्सएप ऐसा करते हुए भूल गया कि भारत का संविधान मौलिक अधिकारों को असीमित नहीं मानता है और ऐसी स्थिति में सरकार को कार्रवाई का अधिकार देता है। लेकिन व्हाट्सएप इसकी आड़ लेकर बचना चाहता है। दूसरा पॉइंट, व्हाट्सएप की दलील है कि अगर वो किसी मैसेज या जानकारी के फर्स्ट ओरिजिनेटर के बारे में सरकार को सूचित करता है तो इससे उसकी एंड टू एंड एन्क्रिप्शन पॉलिसी का उल्लंघन होगा। असल में एंड टू एंड एन्क्रिप्शन एक तरह का लॉक है। जैसे व्हाट्सएप पर कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को मैसेज भेजता है तो उस मैसेज को 2 ही लोग पढ़ सकते हैं, पहला भेजने वाला और दूसरा वो जिसे ये मैसेज भेजा गया है। व्हाट्सएप का कहना है कि वो खुद इन मैसेजेस को पढ़ नहीं सकता है। ऐसे में अगर फर्स्ट ओरिजिनेटर का पता लगाना होगा तो इस लॉक को तोड़ना पड़ेगा। और कंपनी की दलील है कि इससे उसके यूजर्स की प्राइवेसी के साथ समझौता करना पड़ेगा। हालांकि आपको जानकर आश्चर्य होगा कि वर्ष 2016 से पहले एंड टू एंड एन्क्रिप्शन का यह लॉक नहीं था। व्हाट्सएप ने यह लॉक 2016 में लागू किया था। आज यह फीचर सभी मैसेजिंग एप्स में मौजूद है, जैसे कि टेलीग्राम, सिग्नल, जूम और स्नैपचैट जैसे एप्स। तीसरा पॉइंट समझिए, व्हाट्सएप का दावा है कि किसी एक मैसेज का फर्स्ट ओरिजिनेटर पता करने के लिए उसे व्हाट्सएप पर भेजे गए हर मैसेजेस को एक यूनिक स्टैंप देनी होगी और उस मैसेज को अपने सर्वर पर स्टोर करके रखना होगा। ऐसी स्थिति में हर मैसेज को पढ़ना संभव हो जाएगा, जिससे यूजर्स की प्राइवेसी खत्म हो जाएगी। यह हम नहीं कह रहे, बल्कि व्हाट्सएप का ऐसा कहना है। लेकिन यह दलील कितनी सही है, इसका सच भी हम आगे आपको बताएंगे। चौथा पॉइंट,
व्हाट्सएप की एक और दलील यह है कि अगर उसने नए नियमों को मान लिया तो इससे उसे हर देश के लिए अलग व्हाट्सएप बनाना पड़ेगा। वो ऐसे कि अगर भारत में व्हाट्सएप का कोई यूजर दूसरे देश में अपने किसी साथी को मैसेज भेजता है तो उसे उस देश में तो उसकी चैट लॉक होगी, लेकिन भारत में ऐसा नहीं होगा। यह दलील व्हाट्सएप की है, लेकिन इसका सच भी हम आपको बताएंगे। लेकिन पहले आखिरी पॉइंट आपको बताते हैं। व्हाट्सएप का एक पक्ष यह भी है कि यूजर ट्रेसेबिलिटी के लिए उसे अपने यूजर्स का अधिक डेटा इकट्ठा करना पड़ेगा, और कोई भी यूजर नहीं चाहता है कि कंपनी उससे जुड़े अधिक डेटा को इकट्ठा करे। ये सारी बातें व्हाट्सएप ने कही है, लेकिन इनमें कितना दम है अब वो समझिए, वो समझने का वक्त है। भारत सरकार का कहना है कि यूजर ट्रेसेबिलिटी का मतलब यह नहीं है कि सरकार सभी यूजर्स की जानकारी मांग रही है। यह झूठ है। सच यह है कि गंभीर अपराधों में, जैसे आतंकवादी से जुड़ी कोई गतिविधि है या देश की सिक्योरिटी सुरक्षा को लेकर कोई खतरा है, तो ऐसे गंभीर मामलों में ही फर्स्ट ओरिजिनेटर की जानकारी कंपनी से साझा करने के लिए कहा जाएगा। यह सभी मामलों में नहीं होगा, जबकि व्हाट्सएप यह दलील दे रहा है कि सभी यूजर्स की प्राइवेसी को खतरा है, जो कि गलत है। दूसरी बात, नए नियम इन कंपनियों के कामकाज पर कोई असर नहीं डालेंगे और इससे इन कंपनियों के यूजर पर भी कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तीसरी बात, भारत अकेला ऐसा देश नहीं है जिसने व्हाट्सएप से ऐसी जानकारी की मांग की है। भारत के अलावा ब्राजील, न्यूजीलैंड, कनाडा, ब्रिटेन, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया भी इस तरह की जानकारी मांग चुके हैं। ये सारे देश, यही नहीं बल्कि जुलाई 2019 में ब्रिटेन, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, न्यूजीलैंड और जापान की सरकारों ने एक संयुक्त बयान जारी किया था, जिसमें उन्होंने सोशल मीडिया कंपनियों से फर्स्ट ओरिजिनेटर से जुड़ी जानकारी साझा करने की मांग की थी। लेकिन ये कंपनियां खुद को इतना बड़ा समझती हैं कि इन सभी देशों के संयुक्त बयान का भी इन पर कोई असर नहीं पड़ा। चौथी बात, भारत सरकार देश में कानून व्यवस्था के लिए जिम्मेदार होती है और ऐसे में ये कंपनियां प्राइवेसी के नाम पर सरकार को उसका काम करने से नहीं रोक सकती। सोचिए, अगर कल को ये सोशल मीडिया कंपनी देश पर किसी हमले का कारण बनती है तो फिर जिम्मेदार कौन होगा? सरकार। ऐसी स्थिति में ये कंपनियां अपना पल्ला झाड़ लेंगी और सारा दोष सरकार पर डाल देंगी। आखिरी बात, बहुत ध्यान से, किसी भी कंपनी को लॉ ऑफ द लैंड के तहत ही काम करना होता है, यानी कि जिस देश में ये कंपनियां कामकाज करती हैं, व्यापार करती हैं, उन्हें वहां के कानूनों के हिसाब से ही चलना होगा, वहां के कानूनों को मानना पड़ता है। सरकार का कहना है कि ये इन कंपनियों की जिम्मेदारी है कि वो ऐसा सॉफ्टवेयर बनाएं जिसमें यूजर्स की प्राइवेसी भी सुनिश्चित हो और गैर कानूनी गतिविधियां करने वाले भी पकड़े जा सकें। ये कंपनियां इस तरह के सॉफ्टवेयर ना बनाकर उल्टा यूजर्स की प्राइवेसी और अभिव्यक्ति की आजादी की आड़ ले रही हैं और इसे आपको आज समझना है। देखिए, इसे आप व्हाट्सएप के डबल स्टैंडर्ड्स भी समझ सकते हैं। एक तरफ व्हाट्सएप का कहना है कि अगर वो फर्स्ट ओरिजिनेटर से जुड़ी जानकारी सरकार के साथ शेयर करता है तो इससे यूजर्स की प्राइवेसी का उल्लंघन होगा और उसे अपने यूजर्स का अधिक डेटा इकट्ठा करना होगा, जबकि दूसरी तरफ व्हाट्सएप अपनी नई पॉलिसी के तहत अपने यूजर्स का डेटा अपनी पेरेंट कंपनी फेसबुक को मार्केटिंग और विज्ञापन के लिए देना चाहता है। इस मामले में व्हाट्सएप पर उसके यूजर्स से जुड़ी जानकारियां विज्ञापन कंपनियों को बेचने का आरोप है और यह मामला कोर्ट में विचाराधीन है। यानी कि ये कंपनियां लोगों की प्राइवेसी को सिर्फ हथियार की तरह इस्तेमाल करना चाहती हैं। यहां एक महत्वपूर्ण बात यह है कि व्हाट्सएप फेसबुक की ही कंपनी है और फेसबुक का इतिहास अपने यूजर्स की प्राइवेसी को लेकर अच्छा नहीं है। दो उदाहरण समझिएगा। कैम्ब्रिज एनालिटिका का मामला आपको याद होगा, जिसमें फेसबुक पर आरोप लगा था कि उसने अपने 5 करोड़ यूजर्स का डेटा ब्रिटेन की एक कंसल्टिंग फर्म कैम्ब्रिज एनालिटिका को बेच दिया था और इस फर्म ने कई देशों के चुनावों में इस डेटा का इस्तेमाल किया था।
भारतीय जांच एजेंसी सीबीआई ने भी इसी साल जनवरी महीने में इस फर्म के खिलाफ केस दर्ज किया था। सीबीआई के मुताबिक इस कंसल्टिंग फर्म ने भारत के 5.5 लाख फेसबुक यूजर्स का डेटा गैर कानूनी तरीके से स्टोर किया, भारत में चुनावों को प्रभावित करने की कोशिश की। समझिए, एक तरफ ये कंपनियां अपने यूजर्स की प्राइवेसी की बात करती हैं, वहीं दूसरी तरफ इसी डेटा का, यूजर्स के डेटा का व्यापार करती हैं। एक तरफ लोकतंत्र और अभिव्यक्ति की आजादी की बात करती हैं और दूसरी तरफ इन्हीं कंपनियों के यूजर्स का डेटा चुनावों में इस्तेमाल होता है तो ये अपना पल्ला झाड़ लेती हैं। यहां एक बड़ी बात यह है कि अक्टूबर 2018 से भारत सरकार की व्हाट्सएप से इस विषय को लेकर बातचीत चल रही थी, लेकिन व्हाट्सएप ने कभी अपने यूजर्स की प्राइवेसी को लेकर चर्चा नहीं की। लेकिन जब इन नियमों को लागू करने का समय खत्म हुआ, डेडलाइन आई, तो वो आखिरी दिन कोर्ट चली गई। इसी से आप इन कंपनियों की मानसिकता को समझ सकते हैं। आप इसमें कुछ आंकड़ों की भी मदद ले सकते हैं। अकेले भारत में फेसबुक के 41 करोड़ यूजर्स हैं, व्हाट्सएप के 53 करोड़ यूजर्स हैं, इंस्टाग्राम के 21 करोड़ यूजर्स हैं। ये तीनों प्लेटफॉर्म्स एक ही कंपनी फेसबुक के हैं। यानी कि इस हिसाब से देखें तो भारत में अलग अलग प्लेटफॉर्म्स के माध्यम से फेसबुक के पास 115 करोड़ यूजर्स की ताकत है और इसी ताकत के बल पर ये कंपनियां मनमानी करती हैं। सोचिए, कहने के लिए तो ये कंपनियां मुफ्त में अपनी सेवाएं देती हैं, कोई पैसा नहीं लेती ना तो फेसबुक इस्तेमाल करने के लिए लोगों को पैसे देने होते हैं, फ्री है वो तो, और ना ही व्हाट्सएप या इंस्टाग्राम की सेवाओं के लिए किसी यूजर्स को कोई रकम चुकानी होती है। लेकिन फिर भी ये कंपनियां लाखों करोड़ों रुपए की हैं। फेसबुक कंपनी की नेट वर्थ $280 बिलियन, मतलब 21 लाख करोड़ रुपए। सोचिए, 21 लाख करोड़। ये कंपनियां इतना पैसा तब कमा रही हैं जब इनकी सेवाएं फ्री हैं, मुफ्त हैं। आप चाहें तो इसे कुछ और आंकड़ों से समझ सकते हैं। दुनिया में इस समय इंटरनेट इस्तेमाल करने वालों की जो संख्या है, लोगों की संख्या, वो है 466 करोड़। और इन 466 करोड़ लोगों पर मुट्ठी भर टेक्नोलॉजी कंपनियों का व्यापार टिका हुआ है। इस समय दुनिया की 5 बड़ी टेक्नोलॉजी कंपनियां हैं: फेसबुक, अमेज़न, एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट और गूगल। इन 5 कंपनियों की नेटवर्थ जानते हैं आप? 460 लाख करोड़। 460 लाख करोड़। दुनिया में कुल देश हैं 195, जिनमें से 143 देशों की कुल जीडीपी भी इन 5 कंपनियों से कम है। जापान जैसे समृद्ध देश की जीडीपी सिर्फ 371 लाख करोड़ रुपए है और भारत की जीडीपी इन कंपनियों की नेटवर्थ के मुकाबले काफी कम है। अगर सिर्फ भारत की बात करें तो वर्ष 2020 में लोगों ने अपने स्मार्टफोन पर हर दिन 4.5 घंटे से ज्यादा का समय बिताया। हर दिन 4.5 घंटे से ज्यादा का समय बिताया, जबकि वर्ष 2019 में यह समय सिर्फ 3 घंटे था। इसका मतलब यह कि पिछले एक वर्ष में आपने 68 दिन अपने स्मार्टफोन को दिए हैं, 68 डेज। यही नहीं, भारत में ऐप डाउनलोड भी पिछले वर्ष के मुकाबले 30% ज्यादा किए गए हैं। ऐप डाउनलोड के मामले में पूरी दुनिया में भारत दूसरे स्थान पर है और चीन पहले नंबर पर। व्हाट्सएप और फेसबुक भारत में सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाले ऐप्स में पहले और दूसरे नंबर पर है। इसको आसान शब्दों में, सरल शब्दों में इसका मतलब यह है कि भारत अब इन कंपनियों के लिए सबसे बड़ा डिजिटल बाजार बन गया है और इसी वजह से शायद ये कंपनियां ईस्ट इंडिया कंपनी की तरह व्यवहार करने लगी हैं। और इसे अब आप एक और खबर से समझिए। देखिए, ट्विटर ने एक प्रेस रिलीज जारी की थी जिसमें उसने भारत में काम करने वाले अपने कर्मचारियों की सुरक्षा को लेकर उस चिट्ठी में उसने चिंता जताई थी और भारत में अभिव्यक्ति की आजादी का खतरा बताया था। भारत में इसके अलावा ट्विटर ने टूलकिट मामले में दिल्ली पुलिस द्वारा उसके दफ्तर पर मारे गए छापे को लेकर भी प्रश्न उठाए।
और यह कहा कि इस कार्रवाई से उसे डराने और धमकाने की कोशिश हो रही है। इस प्रेस रिलीज से ट्विटर ने खूब सुर्खियां बटोरी और कंपनी ऐसा चाहती भी थी, लेकिन अब भारत सरकार की तरफ से ट्विटर को करारा जवाब दिया गया है, जो स्वाद में ट्विटर को बहुत कड़वा लग सकता है। हम सरल शब्दों में सरकार के इस जवाब को 10 पॉइंट्स में आपके लिए डिकोड करने जा रहे हैं। पहला पॉइंट, ट्विटर ने भारत में अभिव्यक्ति की आजादी को संकट में बताया था और अब सरकार ने कहा है कि मुनाफे के लिए बनाई गई एक विदेशी कंपनी को भारत को यह सिखाने की जरूरत नहीं है कि अभिव्यक्ति की आजादी को कैसे सुरक्षित रखना है। सरकार ने कहा है कि भारत में लोकतंत्र और अभिव्यक्ति की आजादी का सदियों पुराना इतिहास रहा है और वो लोगों के संवैधानिक अधिकारों को लेकर प्रतिबद्ध है। यानी कि पहला पॉइंट ये है कि एक विदेशी कंपनी भारत को यह नहीं सिखाएगी कि अभिव्यक्ति की आजादी क्या होती है। दूसरा पॉइंट, केंद्र सरकार ने ट्विटर को याद दिलाया कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है और ट्विटर अपनी दबाव बनाने वाली नीतियों से भारत के कानून और संवैधानिक व्यवस्था को झुका नहीं सकता है। तीसरा पॉइंट, केंद्र सरकार ने ट्विटर से सवाल पूछा कि अगर वो अपने भारतीय यूजर्स के प्रति ईमानदार है तो फिर उसने नए नियमों के तहत शिकायत अधिकारियों की नियुक्ति क्यों नहीं की। इस चिट्ठी में यह भी लिखा है कि ट्विटर भारत से करोड़ों रुपए का व्यापार करता है, लेकिन इसके बावजूद इन अधिकारियों की नियुक्ति में आनाकानी कर रहा है और हर फैसला अपने अमेरिकी मुख्यालय से पूछ कर लेता है। सोचिए, कमाता हमारे देश के लोगों से है, लेकिन चलता अमेरिकी मुख्यालय के आदेशों पर है। चौथा पॉइंट, ट्विटर यह दावा करता है कि वो अभिव्यक्ति की आजादी का समर्थक है, लेकिन उसकी खुद की नीतियां इसे लेकर काफी अस्पष्ट हैं। उदाहरण के लिए, उसने बिना ठोस वजह बताए कुछ खास तरह के ट्वीट्स और अकाउंट्स डिलीट कर दिए और कुछ लोगों का अकाउंट हमेशा के लिए बंद कर दिया। लेकिन जब सरकार फेक न्यूज फैलाने वाले लोगों के खिलाफ कार्रवाई की मांग करती है तो फिर ट्विटर अभिव्यक्ति की आजादी की आड़ लेकर छिप जाता है। पांचवा पॉइंट, केंद्र सरकार ने ट्विटर के दोहरे मापदंडों की भी पोल खोली। सरकार ने ट्विटर को याद दिलाया कि पिछले वर्ष जब भारत और चीन सीमा विवाद को सुलझाने के लिए शांतिपूर्ण वार्ता कर रहे थे तो उस समय ट्विटर ने लद्दाख को चीन का हिस्सा दिखा दिया था और कई शिकायतों के बाद भी इसे सुधारने में समय लगा दिया था। छठा पॉइंट, ध्यान से समझिएगा, जब अमेरिका के कैपिटॉल हिल में हिंसा हुई तो ट्विटर ने अपने आप उन लोगों के खिलाफ एक्शन ले लिया जो हिंसा फैला रहे थे। लेकिन जब 26 जनवरी को दिल्ली के लाल किला में हिंसा भड़की तो ट्विटर ने सरकार के आदेश की उपेक्षा की, नजरअंदाज किया। सातवां पॉइंट, भारत सरकार ने कहा है कि आज ट्विटर फेक न्यूज फैलाने का प्लेटफॉर्म बन गया है। ट्विटर के माध्यम से बड़े स्तर पर कोरोना वैक्सीन को लेकर फेक न्यूज फैलाई गई, लेकिन कंपनी ने इस पर कोई कार्रवाई नहीं की। आठवां पॉइंट, ट्विटर कहता है कि वो भारत के लोगों को लेकर प्रतिबद्ध है, जबकि ऐसा नहीं है। इसे इस उदाहरण से समझिए। WHO के मुताबिक कोरोना या उसके किसी वेरिएंट को किसी देश से जोड़कर नहीं देखा जा सकता, लेकिन इसके बावजूद ट्विटर पर कोरोना के B1617 वेरिएंट को इंडियन वेरिएंट कहा गया, लेकिन ट्विटर ने कोई कार्रवाई नहीं की। नौवां पॉइंट, केंद्र सरकार ने ट्विटर के दावे की पोल खोलते हुए बताया कि भारत में ट्विटर का स्टाफ सेफ है, पूरी तरह सुरक्षित है। और आखिरी पॉइंट, भारत सरकार ने ट्विटर को झूठा बताया है। देखिए, भारत में ट्विटर के 1,75,00,000 यूजर्स हैं और 2019 में कंपनी का अकेले भारत में 57 करोड़ रुपए रेवेन्यू था। यानी कि कंपनियां कमाती भी भारत से ही हैं और बदनाम भी इसी देश को करती हैं। इस विषय पर एक्सपर्ट्स का क्या मत है वो भी आज आपको सुनना चाहिए। जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 3 महीने का वक्त दिया तब उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ने। 25 तारीख जब एंड डेट थी तब अचानक से जवाब आए, फेसबुक का आया, व्हाट्सएप जो कि उनकी कंपनी है, और क्या जवाब आया कि हमें वक्त और चाहिए और इसमें हमें डिस्कशन करना है, टेक्निकल चैलेंजेस है। ठीक है, उसके बाद अगले दिन ये कोर्ट चले जाते हैं। तो इंटेंशन साफ है
इंटेंशन साफ है कि वो कंप्लायंस या तो नहीं करना चाहते या डिले करना चाहते हैं। यदि वो कुछ करना चाहते तो कम से कम जो ग्रीवेंस ऑफिसर, नोडल ऑफिसर, कंप्लायंस ऑफिसर तो अपॉइंट कर देते। इसमें क्या प्रॉब्लम है? इसमें कौन सा बहुत बड़ा डिसीजन लेना है? एक स्टेप भी नहीं लेंगे और उसके बाद कोर्ट जाएंगे और किसी और पॉइंट पर जाकर उसको डिले करने की कोशिश करेंगे। मेरे ख्याल से ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है जो विरोधाभास क्रिएट कर रहा है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एक्सपेक्टेशन बड़ी सिंपल है। अगर फ्रीडम ऑफ स्पीच या फ्रीडम ऑफ राइट हमारे लिए इंपॉर्टेंट है तो फ्रीडम ऑफ लाइफ भी है। किसी की जान या किसी की जो रेपुटेशन है वो खत्म हो जाती है किसी भी ऐसे कंटेंट के कारण, तो ये हमारा राइट है उसकी सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन पता करना। इतनी सी बात है। इसके अलावा जितने लोग भी कंप्लेंट कर रहे हैं वो कंप्लेंट कहां करें? जब ट्विटर इंडिया को नोटिस दिया जाता है तो उनका एमडी जवाब दे देता है कि ट्विटर का तो कोई ऑफिस नहीं है, या वो तो आपको यूएस भेजना चाहिए, हम तो यहाँ मार्केटिंग ऑफिस चला रहे हैं। तो कोई तो हो कॉन्टेक्ट पॉइंट, कोई तो अथॉरिटी हो, कोई तो रिस्पॉन्सिबिलिटी ले। इतना बड़ा आपका बिजनेस है और आप 3 अपॉइंट नहीं करना चाहते जो रिस्पॉन्सिबल लोग होंगे इस चीज की कम्युनिकेशन करने के लिए, कंप्लायंस ऑफिसर जो प्राइवेसी कम से कम इंश्योर करे। ये जो इंटेंशन पर डाउट है मेरे ख्याल से वो बहुत बड़ा सवाल है। इसका समाधान होना ही होगा, आज नहीं तो कल, चाहे कोर्ट से हो चाहे डायरेक्ट हो। मेरे ख्याल से उस डायरेक्शन में अब कम्युनिकेशन चल पड़ा है और मेरे ख्याल से हमें कोई ना कोई समाधान मिलेगा। Now, this is an attempt by the government to empower citizens, to give them basic rights against these companies in case of any problem. Also, government is also trying to make these companies accountable to follow the law of the land. We have been seeing instances where these companies have been refusing to follow government directives, legal orders, remove content which is fake, which is spreading misinformation. These companies have been manipulating with the content, editing, modifying, getting into a role of moderation, which is not allowed in the case these companies seek protection as intermediaries. आज हम आपको सोशल मीडिया से जुड़ी कुछ और बातों के जरिए ये बताना चाहते हैं कि 1 मिनट में 60 सेकंड, 1 मिनट में कैसे सब कुछ बदल सकता है। देखिए, 1 मिनट में YouTube पर 500 घंटे के वीडियो अपलोड हो जाते हैं और ये आंकड़ा पूरी दुनिया का है। 1 मिनट में 500 घंटे के वीडियो अपलोड। ट्विटर पर हर 1 मिनट में 319 नए यूजर अपना अकाउंट बनाते हैं 1 मिनट में। फेसबुक पर हर 1 मिनट में 1.5 लाख मैसेजेस शेयर होते हैं। व्हाट्सएप पर 4 करोड़ से ज्यादा मैसेजेस सिर्फ 60 सेकंड्स 1 मिनट में भेजे जाते हैं। यह संख्या क्षेत्रफल के लिहाज से दुनिया के सबसे बड़े देश कनाडा की कुल आबादी से भी ज्यादा है। कनाडा की कुल आबादी 3.5 करोड़ की है। फेसबुक पर हर मिनट लगभग 1.5 लाख तस्वीरें अपलोड की जाती हैं। हर मिनट कह रहे हैं हम। और हर मिनट दुनिया में 13 लाख लोग वॉइस कॉल करते हैं। 60 सेकंड में 13 लाख लोग वॉइस कॉल करते हैं। इंस्टाग्राम पर हर मिनट में 1,38,000 एडवर्टीजमेंट पर लोग क्लिक करते हैं। लिंक्डइन पर लगभग 70,000 लोग नौकरी के लिए अप्लाई करते हैं 1 मिनट के अंदर 60 सेकंड्स। नेटफ्लिक्स 1 मिनट में करीब 4 लाख घंटे के वीडियो देखे जाते हैं। 4 लाख घंटे के वीडियो 1 मिनट में। जूम ऐप पर हर मिनट 2 लाख लोग वीडियो कॉल करते हैं। सोशल मीडिया की ताकत समझिए आप। और इंस्टाग्राम पर 60 सेकंड में 3,47,222 मतलब 3.5 लाख वीडियो शेयर किए जाते हैं लगभग। अब आप खुद सोचिए सोशल मीडिया कितना शक्तिशाली है। 1 मिनट की ताकत। आज आपको यह भी समझना चाहिए कि भारत सरकार द्वारा बनाए गए जिन नियमों को ये कंपनियां लागू नहीं करना चाहती हैं, उन नियमों की भारत को सख्त जरूरत क्यों है। इसे आप अमेरिका के मैसेच्यूसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी की एक रिसर्च से समझ सकते हैं। इसके मुताबिक सोशल मीडिया पर सच्ची और सही जानकारी वाली खबरों के मुकाबले फेक न्यूज 70 गुना तेजी से फैलती है और फेक न्यूज ज्यादा बार रीट्वीट की जाती है। इसी तरह सही खबरों की तुलना में फेक न्यूज 6 गुना तेजी से 1500 लोगों तक पहुंचती है। 6 गुना तेजी से। यही नहीं, तथ्यों से गलत जानकारी को शेयर किया जाता है। यह आंकड़े बताते हैं कि सोशल मीडिया का दुरुपयोग रोकने के लिए इस तरह के कड़े नियमों की भारत में कम से कम बहुत जरूरत है फेक न्यूज को रोकने के लिए। लेकिन यह कंपनियां कभी नहीं चाहती कि ये नए नियम लागू हों। क्यों? अब इसे आप इस तरह से समझिए। देखिए, असल में फेक न्यूज इन कंपनियों के लिए ना ईंधन, फ्यूल की तरह है।
फेक न्यूज कंटेंट के हिट होने की संभावना ज्यादा होती है और ऐसा कंटेंट ज्यादा लोगों को इन प्लेटफॉर्म्स की तरफ खींचता है। दूसरी बात, इन कंपनियों की सेवाएं तो फ्री हैं, मुफ्त हैं, और मुफ्त के चक्कर में लोगों को लगता है कि अगर वो इन प्लेटफॉर्म्स के साथ जुड़ गए तो उनका क्या जाएगा, जबकि ऐसा नहीं होता है। सच्चाई ये है कि जब आप किसी कंपनी की सेवाएं मुफ्त में लेते हैं ना, तो आप खुद उसी कंपनी के एक प्रोडक्ट बन जाते हैं। यानी कि इन कंपनियों के लिए आप एक प्रोडक्ट हैं और ये कंपनियां आपसे जुड़ा डेटा बड़ी बड़ी कंपनियों को बेचती हैं और मुनाफा कमाती हैं। अमेरिका की प्रिंसटन यूनिवर्सिटी के मुताबिक फेक न्यूज का सबसे पसंदीदा माध्यम जानते हैं? फेसबुक है। फेसबुक पर जो लिंक्स शेयर किए जाते हैं ना, उनमें से 6% ही सही वेबसाइट्स पर लेकर जाते हैं, सिर्फ 6%, जबकि 15% गलत वेबसाइट्स पर लेकर जाते हैं। और इससे लोगों को आर्थिक नुकसान भी होता है। इन लिंक्स के माध्यम से अक्सर साइबर अपराधी लोगों के बैंक अकाउंट से उनकी जमा पूंजी निकाल लेते हैं। आप लिंक पर आगे बढ़ जाते हैं, अकाउंट में मैसेज आ जाता है। आज आपको यह जानकर भी आश्चर्य होगा कि फेसबुक पर यूजर्स जहां सही खबरों पर औसतन 42 सेकंड तक नजर रखते हैं ना, कि सही खबर 42 सेकंड, फेक न्यूज पर औसतन 64 सेकंड तक नजरें रहती हैं। कहने का मतलब यह कि अगर फेक न्यूज की दुकान बंद हो गई तो इन कंपनियों की नोट छापने की मशीन भी बंद हो जाएगी। और यही आज का सबसे बड़ा कटु सत्य है और इसलिए इन कंपनियों को नए नियमों से इतनी ज्यादा परेशानी हो रही है। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.